जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आए और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं हम, तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, आपसे बहुत से लोग कहते हैं कि रिजवान भाई आप भी पॉलिटिक्स में आ जाइए। यार अक्सर मैंने देखा है राजनीति इंसान को बेशरम बना देती है, जैसे इस प्रशांत को बना दिया। अच्छा खासा सम्मान था इसका देश में। तो सुनो, पहले के कुछ इसके वीडियो देखो, चुनाव से पहले जो ये बोल रहा है। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आए और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। 50 भी नहीं चाहिए, 110 भी नहीं चाहिए, 120 भी नहीं चाहिए, 130 भी नहीं चाहिए। आपने बोला आपको 130 से ऊपर वो भी हार है। जी हाँ साथियों, 25 से सीटें ज्यादा आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। 150 सीट भी मेरी आई तो मैं हारा हुआ माना जाऊंगा। ये साफ सुना ना आप लोगों ने। अब इस बेशरम की बात सुन लीजिए कि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शायद 3% वोट पाकर, और बिहार की जनता ने इसकी खाल उधेड़ दी है। आदमी अच्छा था, बुद्धिजीवी माना जाता था, बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा था डेमोक्रेसी में और हर तरफ कर रहा था, लाखों करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों कमाए, लेकिन अपनी फजीयत करानी थी और राजनीति में आ गया। और आया भी तो ऐसा आया कि बिल्कुल बेशरम हो गया, कन्हैया कुमार का डुप्लीकेट हो गया। सुनिए क्या बोल रहा है जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। एक तो इस आदमी की हिम्मत देखिए, इतना मुंह काला होने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और उसमें आगे हिम्मत देखिए क्या बेशर्मी दिखा रहा है। आपने कहा, हम पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई, हाँ बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं हम, तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। ये तो नहीं कहा है, हाँ। नहीं, आपने, ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। एक मिनट रुकिए, अरे सुन तो लो, सरकार क्या विज्ञप्ति पढ़ लो जिस पर सरकार ने, हाँ बिल्कुल, नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल हम भी सभी की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 1.5 करोड़ लोगों को 10-10 हजार रुपया दिया है, और पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या ये 10,000 रुपया वन टाइम देकर वोट खरीदा गया है कि किसी सरकारी योजना के तहत इस पैसा को दिया गया है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हूं कि सरकार का ये एकाधिकार है, वो चाहे योजना शुरू कर सकती है। अंतिम महीने में ही किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस बात पर नहीं पड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान ये पैसा बांटने दिया, ये उनकी गलती है, उस पर भी हम टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस योजना के तहत आप जीत कर आए हैं उस योजना को लागू कर दीजिए। हम लोग को बिहार में रहने की भी जरूरत नहीं है, बिहार ही छोड़ देंगे, राजनीति की क्या बात कर रहे हैं? ना, हम नहीं हारे, हम हार नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है। आज कह रहा है हम रेस में ही नहीं हैं। चुनाव से पहले कह रहा था कि 150 सीट से कम आई तो हम मानेंगे कि हम हार गए हैं। क्या बेशर्मी है भाई। हम तो रेस में ही नहीं हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो बात नीतीश कुमार के जीतने की है, जीत और हार के बीच में एक ही बात है कि क्या नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने ये हर विधानसभा में 60,000 वोट 10,000 रुपया देकर खरीदा है कि नहीं खरीदा? जी हाँ साथियों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती जिंदगी की। एक आदमी को इतना बकबकाने की जरूरत क्या होती है? मान लीजिए
मान लीजिए सवाल पूछे जाने पर प्रशांत किशोर ये बात ना बोलता कि नीतीश कुमार की 25 से कम सीटें आएंगी और ज्यादा आएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये ना बोलता, इस सवाल का जवाब ये दे देता क्योंकि अब मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, क्योंकि अब मैं सिर्फ प्लानर नहीं हूं, मैं अलग एक अपना खुद चुनाव लड़ रहा हूं, अब धरातल पर चीजें बदल गई हैं, कुछ फैक्ट बदल गए हैं, मैं अपने कैंडिडेट्स में बिजी हूं, जेडीयू की कितनी आएंगी फिलहाल इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो राजनीतिक नजरिए से, वोटिंग के नजरिए से इसका क्या जाता। दूसरे सवाल पर, क्या इसको ये किसी ने कहा था कि आप राजनीति छोड़ देंगे अगर 25 से ज्यादा सीटें आए? ऐसे स्टेटमेंट ये लोग क्यों देते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में, जाहिर सी बात है, हमसे भी कहीं ज्यादा, मतलब हम तो कुछ भी नहीं, एक आम आदमी से, कामयाब आदमी से भी ज्यादा कामयाब माने जाते हैं, और ये कह देना कि सब 150 से कम सीटें आई तो मैं मानूंगा मैं हारा। इसका ये भी जवाब दे सकता था, पहली बार लड़ रहा हूं, मुश्किल चुनाव है, अलग अलग पार्टियां हैं, धरातल पर राजनीति को अलग तरीके से बतौर एक राजनीतिक दल या एक राजनेता समझने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है अच्छा करूंगा। यहां पर बात खत्म हो जाती, फिर ये बेशर्मी करने की जरूरत ना होती जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा है। वहां ऊंचा थूकते हो, यहां मुंह पर आके गिर जाता है। और एक सवाल, तुम्हें अगर ये लगता है, मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, इनसे अच्छी तो हुर्रियत थी, हाँ, श्रीनगर की हुर्रियत इनसे अच्छी थी। वो कहती थी कि मुझे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे भरोसा नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं चुनाव का बॉयकॉट करूंगी। कारण कोई भी था, पर उसका एक ओपिनियन था जो कई वर्ष रहा है। अभी जब मैंने पहला वीडियो बांग्लादेश पर बनाया था, शेख हसीना पर जब ये आरोप लग रहे थे कि चुनाव की रिगिंग करा रही हैं, तो बहुत सी बांग्लादेश की ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कहती थी कि हम इस चुनाव का बॉयकॉट करेंगे, हम चुनाव के दिन स्ट्राइक करेंगे, लोगों को ये समझाएंगे कि वो वोट डालने ना जाएं क्योंकि इन चुनाव को रिग किया गया है। ये उनका एक लोकतांत्रिक तरीका था ये अपनी बात को रखने का। चाहे ये प्रशांत हो, चुनाव से पहले अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वोट खरीद के बीजेपी स्वीप करने जा रही है, तो अबे बेशरम चुनाव का बॉयकॉट करके एक मैसेज तो दो, समाज में एक मैसेज तो दो कि तुमने नैतिकता के आधार पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का बॉयकॉट करने का भी आपका अधिकार है, अगर आप हिंसा ना करें। आपने एक मैसेज दिया है और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाओ। इसी तरह वो दूसरा आदमी राहुल गांधी, अबे अगर तुझे पता है जो उसने ट्वीट किया था, मैंने दिखाया था, एक तरफ कह रहा है चुनाव निष्पक्ष नहीं थे, हमें पहले दिन से पता था, एक तरफ कह रहा है कि हम चुनाव की हार की समीक्षा करेंगे। अगर तुझे समीक्षा करनी है इसका मतलब चुनाव निष्पक्ष थे, और अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं थे तो तुझे समीक्षा किस बात की करनी है? तू तो सीधे ऐलान कर दे कि इलेक्शन कमीशन ने ये जुटाया इन लोगों को, बीजेपी को, और तुम चुनाव का बॉयकॉट करके एक मैसेज एक अपने वोटर्स को क्यों नहीं देना चाहते कि हमें पता है कि चुनाव एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा, सिविल सोसाइटी इंटरफेयर करेगी, एक बहस छिड़ेगी कि इस बदमाशी के चलते, किसी चीज के चलते चुनाव का बॉयकॉट किया जा रहा है। ड्राइंग रूम में जब परिवार के जूते चल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं बहन ने चुनाव हरा दिया, बहन कह रही है तुम्हारे चिंगू मुंगू ने चुनाव हरा दिया, इलेक्शन कमीशन को बाहर निकल के गाली देने लगते हो, ड्राइंग रूम में अंदर बैठ के बहन की चप्पल से पिटाई करते हो कि तूने चुनाव हरवा दिया। यार ये पूरी अपोजिशन पार्टीज तय ही नहीं कर पा रही कि किस स्टेज पर इनको चुनाव लड़ना है और किस स्टेज पर इनको बॉयकॉट करना है। और अगर पता है बेवकूफों कि लड़के भी हारना है, तो एक बार बड़ी अजीब बात बोल रहा हूं, हुर्रियत से इंस्पिरेशन लेकर चुनाव बॉयकॉट करके ही देख लो, शायद इसका कुछ समाधान निकल आए उस चीज का जिसका तुम रोज रोज मातम करते हो और बाद में फिर बेशर्मी करते हो। तो इस आदमी की भी काफी हम इसको सुनते थे, चुनाव भी इसका 1 साल से फॉलो किया था, क्या बेशर्मी दिखा रहा है सिर्फ ऊंचा थूकने की वजह से, और यही बेशर्मी राहुल भी दिखाता है सिर्फ ऊंचा थूकने की वजह से। ये ऊंचा थूकना बंद कर दें, धरातल पर नीतियों के खिलाफ बोलने लगें, कहीं एक मजबूत स्टैंड लें तो देश का लोकतंत्र कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा और सरकार की अकाउंटेबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।